हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो उसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट चैप्टर को हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है भूगोल। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं अपने। और तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी है क्या? तो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी कि भू प्लस गोल, या फिर जियो प्लस ग्राफी। उसके बाद है इरेस्टोस्थलीज को भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो क्लास 11th में जो था वो था भौतिक भूगोल का सिद्धांत, और क्लास 12th में पढ़ना है मानव भूगोल का सिद्धांत। भौतिक भूगोल में हमें मृदा विज्ञान, भू आकृति विज्ञान यानी कि स्थलाकृति विज्ञान, और जलवायु विज्ञान। और वहीं मानव भूगोल में हमें मुख्य रूप से जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल और पर्यटन भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो ये तो हो गया भूगोल का विभाजन, यानी कि भूगोल के कितने भागों में बांटा गया है। अब आता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं और इनके जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल को माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया है। अब मानव भूगोल की परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले रेडजल की परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसकी परिभाषा है? तो रेडजल का। वहीं एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी, यहाँ पास स्थिर होगा, स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यह जो है एलन सी सैंपल ने कहा। अब आता है मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं या अवधारणाएं। विचारधाराएं या अवधारणाएं। तो पहली विचारधारा जो है वह है निश्चयवाद, जिसे नियतिवाद भी कहा जाता है। तो यह अवधारणा क्या थी? तो यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था और पृथ्वी से डरकर रहता था। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, यानी कि प्रकृति पर पूरी तरह से क्या था? मानव निर्भर था और उससे डरता था, यानी कि प्रकृति से डरता था और उसकी पूजा किया करता था। उस समय प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का जो स्तर था वो ना के बराबर था और उसका जीवन स्तर एकदम निम्न था। तो मानव का प्रकृतिकरण, तो ये तो हो गया नियतिवाद। तो मानव का प्रकृतिकरण क्या है? तो निश्चयवाद की स्थिति को ही, यानी कि ऊपर जो हमने निश्चयवाद की जो विचारधारा पढ़ा, इसी की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। यानी कि मानव पूरी तरह से प्रकृति के अनुसार जीता था। इस स्थिति के अंतर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा और मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था। इसके अंतर्गत रेडजल और हम्बोल्ट थे। कौन? तो फ्रेडरिक रेडजल और हम्बोल्ट जो है मानव के प्रकृतिकरण विचारधारा के समर्थक हैं, या फिर नियतिवाद के समर्थक हैं, या निश्चयवाद के समर्थक हैं। तो नियतिवाद की स्थिति को ही क्या कहा गया? मानव का प्राकृतिकरण। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो आपके पुस्तक में ये उदाहरण दिया हुआ है, मानव का प्रकृतिकरण क्या है? मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य कि मानव प्रकृति के अनुसार रहता है। जैसे बेंदा जो है मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा क्या है? वन का सर्वेक्षण करने, यानी कि घूमा करता है। पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। कृषि का एक आदिम रूप है स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम की खेती भी कहते हैं। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के वृक्षों को देखकर बेंदा जो है वो बहुत प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, यानी कि वो बचपन से ही जंगलों में रहता है, तो वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके, पेंडा क्या है? एक जंगल है, और बेंदा क्या है? बेंदा एक लड़का है। तो पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुँचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है तो
उसे वन की जो आत्मा है लोई लुगी की प्यास बुझाने के लिए स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूलों को क्या करता है, चबाता है। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं, यानी कि पेड़ पौधे के ये कुछ उत्पाद है, पादप हैं, जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं या फिर खाने के लिए इस तरह से करते हैं। वह यानी कि बेंदा बेंदा आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसे बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। तो वह अपने नेत्र को यानी आँख को बंद करके याद करने की कोशिश करता है जो उनको बुजुर्गों ने जड़ी बूटी को लाने के लिए कहा था, समझाया था कि यही जड़ी बूटी तुम लाना। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक से सुना होता, तो वो लगता है कि सही से नहीं सुना था। फिर क्या होता है कि अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं, यानी कि शिकारी हैं, जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं एक ही प्रवाही गति से। बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे, सघन वृक्षों के तने के पीछे, उनके डालियों के पीछे अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं ताकि शिकारी उन्हें न पढ़ सके। तो यह जो है, यह है मानव का प्रकृतिकरण। तो हमने जो यह उदाहरण पढ़ा, इसी को कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव इसमें जो है पूरी तरीके से प्रकृति के साथ ही रहता है, प्रकृति के अनुसार ही रहता है। जैसे कि बेंदा वो पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार ही जी रहा है। तो इसी स्थिति को हम, इसी विचारधारा को निश्चयवाद या नियतिवाद अर्थात मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि मानव का प्रकृतिकरण और नियतिवाद या निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जिसके समर्थक कौन है, तो हमबोल्ट और फ्रेडरिक रेटजल है। अगला है संभववाद विचारधारा। तो इस विचारधारा के समर्थक जो है वो विडाल डी ला ब्लास थे। यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करती है। जो हमने पीछे पढ़ा उसके आगे की स्थिति यानी आगे के समय का वर्णन करती है। मनुष्य का विकास हुआ और यह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। मनुष्य जो धीरे धीरे विकसित हुआ, प्रकृति के जो नियम उसे समझने लगा। प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू किया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू किया। मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा, यानी कि अब प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी स्थिति को हम संभववाद की अवधारणा, ये संभववाद की विचारधारा कहते हैं, जिसके समर्थक हैं विडाल डी ला ब्लास। अगला है कि प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण उसी स्थिति को कहा जाता है, यानी कि जो संभववाद की स्थिति है उसी को क्या कहा जाता है, प्रकृति का मानवीकरण। यानी कि इसमें मानव प्रकृति के अनुसार ना रह करे, उसने प्रकृति को अपने अनुसार बना दिया, कि प्रकृति को अपने अनुसार प्रकृति को ढालने लगा जैसे कि वह रहता है। तब प्रकृति का मानवीकरण उसी स्थिति को कहा गया जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति को प्रभावित करने लगा। नियतिवाद विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रह रहा था, जो निश्चयवाद अवधारणा थी उसमें मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रह रहा था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार, पृथ्वी को परिवर्तित करना सीख लिया, उसे प्रभावित करना सीख लिया। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो अब वर्तमान के समय अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्या है, प्रकृति का मानवीकरण यानी कि संभववाद की स्थिति ही है, जिसमें मनुष्य जो है लगातार प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखते हैं जरा कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है, इसे उदाहरण समझते हैं। तो ट्रोंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ होता है प्रचंड पवने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। तो ट्रोंडहाइम जो है एक जगह है, एक शहर का नाम है। कैरी एक लड़की है या फिर एक महिला है जो प्रातः सुबह यानी कि 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं, जो गाड़ी की जो है वो विशेष टायर हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रकृति मानव जो है प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। टायर मजबूत बना, टायर उसकी जो कैरी की जो टायर है वो किस तरह के, बहुत ही विशेष टायर है जो कि सर्दियों में ज़्यादा प्रभावित ना हो, ख़राब ना हो। और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। तो उसकी कार की जो लाइटें वो भी शक्तिशाली है, जो कि जो कुहासा है, जो अंधेरा है ठंड की, उससे निपट सके। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। तो उसका कार्यालय जो है वो कृत्रिम रूप से कितने 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे कम ठंड लगेगी।
विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है, यानी कि वहाँ जो काम करती है वो कांच के गुंबद के रूप में बना हुआ है और इसी के अंदर कैरी क्या करती है, काम करती है। यह गुंबद यह गुंबद सर्दियों में हिम को यानी कि बर्फ को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, यह क्या हो रहा है, मानव धीरे धीरे प्रकृति को प्रभावित कर रहा है और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल रहा है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किडर रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। इस सर्दी के मौसम में तो सब्जी नहीं उगते, लेकिन वो जो उष्णकटिबंधीय फल केला व कीवी है उसका आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं, यानी कि जो गर्म क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक, जो कंप्यूटर का जो माउस होता है कंप्यूटर में के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों के से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। जो उसके सहकर्मी होते हैं वो काम करने के लिए रहते हैं दिल्ली में, और वह कहाँ रहती है, तो ट्रांस हाइडम में। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपने मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है, क्योंकि कैरी जो है वो प्रकृति को प्रभावित कर रही है, यानी कि प्रकृति को प्रभावित करके वो उसको प्रभावित कर रही है, अपने अनुसार प्रकृति को ढाल रही है, जिस वजह से वह अधिक स्वस्थ है। तो यह जो था यह था प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि जिसमें मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू किया अपने अनुसार ताकि वह जीवन जी सके। तो संभववाद की जो विचारधारा है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। अब आता है तीसरा टॉपिक, नवनिश्चयवाद। तो यह निश्चयवाद यानी कि नियतिवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो नव निश्चयवाद क्या है, तो जो हमने नियतिवाद और संभववाद की विचारधारा पढ़ा उसी के बीच की स्थिति को हम नव निश्चयवाद कहते हैं। इसके अनुसार मनुष्य न तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है, यानी कि उसे प्रभावित कर सकता है, और न ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। तो इसे क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, निश्चयवाद के भी और नव निश्चयवाद के भी, निश्चयवाद के भी और संभववाद के भी। इसे क्या कहते हैं, तो नव निश्चयवाद कहते हैं। अब देखते हैं एक और टॉपिक, मानव भूगोल के क्षेत्र और मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो क्षेत्र यानी कि क्षेत्र बड़ा, क्षेत्र मानव भूगोल के क्षेत्र तो ये बड़ा हो गया और उपक्षेत्र ये छोटा हो गया। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बड़ा पद है और उपराष्ट्रपति तो छोटा पद है। तो जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उसे मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी कि ये बड़े क्षेत्र हो गए, और उपक्षेत्र इस क्षेत्र से छोटे हैं, इससे छोटे हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, और ये इधर है उपक्षेत्र, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप क्लास 12 ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें फैज़ान क्लासेज, और उसके चैनल के अंदर क्लिक करने पर उसके प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पास आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।